हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट हमारे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोरों से लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जैसा कि इंडोक्राइन सिस्टम का आपका 3 पॉइंट तक आपका पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर किया है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कशन करनी है, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कितने ऑर्गन्स में आपके ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लीवर ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आपको 2 ग्लैंड के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हो चुका है, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी आप लोगों ने पढ़ चुका है। जो ये आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। चलिए, अब आप लीवर पढ़ने वाले हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड पढ़ लिया, लेकिन ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन होती है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक एक ग्रंथि को लेकर, और सभी ग्रंथि को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका पार्ट 4 है। जितने भी स्टूडेंट हमारे पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दिया जाए कि सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं है, ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी बायोलॉजी से या फिर आप किसी भी बायो से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर बायो के स्टूडेंट हो, यानी कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप लोग बीएससी नर्सिंग की कोर्स कर रहे हो, तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम आपको बताते चलते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू ना हो, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड तक आपका कंप्लीट हो चुका था, पूरा मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग बात करेंगे लीवर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, ठीक है। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन इंटरनल ग्लैंड है ऑफ द बॉडी, एंड नॉर्मल वेट इसका जो होता है 1 से 2.3 kg होता है। क्लियर हो गया। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा है, 4 होना चाहिए। 4 से 2, एक मिनट ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए 2.3 से 4.8 kg होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिए भाई, ये रॉन्ग है, ठीक है। 2.3 से मैक्सिमम 4.8 kg किलोग्राम का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम, यानी कि जो आपका लीवर होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, यानी एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम, जैसे कि आप डायग्राम में देखो, ठीक है। डायफ्राम आपको दिख रहा है कहीं, ठीक है। डायफ्राम आप लोग को कहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपका लीवर है ना, ये आपका लीवर है, और लीवर आपका जो ये देखिए, ये आपका लीवर है, ओके। अब ये जो आपका लीवर है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, यही बताना है आपको। डाउट क्लियर। यहाँ पे भी यही चीज़ें दिया है कि इट इज़ लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या हुआ कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे, ओके। देखिए, जो आपका लीवर होता है उसके भाग कई सारे होते हैं, यानी कि 2 भाग में उसे डिवाइड किया गया है। देखिए, लीवर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता है, और इसे इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि 2 भागों में डिवाइड करने का मतलब होता है इसके 2 लोब होते हैं, ठीक है। तो लोब्स ऑफ लीवर के भाग कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। जो राइट लोब आपका होता है, ये आपका राइट लोब हो गया, ठीक है। ये आपका राइट लोब है, ये आपका लेफ्ट लोब है। जो राइट लोब होता है ये लार्ज होता है, और लेफ्ट जब होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। ये तो आपको डायग्राम में देखकर ही पता चल रहा होगा, ओके। चलिए,
नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, इनसाइड द बोथ लोब्स प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल्स, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लोब्स है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। लोब्यूल्स इन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्स, मतलब कि लोब्स का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, लोब्यूल्स कहलाता है। आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ये आपका रहेगा कि लोब्यूल्स क्या होता है, या लीवर की इकाई किसे कहते हैं, या लोब्स की इकाई किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको बताना है कि जो लोब्स की इकाई होती है उसको लोब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में देख लो, इन लोब्स के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम लोबुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लोब्स की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, लोबूल कहते हैं। डाउट क्लियर हुआ सबका। जब आप लीवर को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक से देखोगे, बहुत ही मतलब ज़्यादा ध्यान देकर देखोगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको लीवर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि लीवर के अंदर जो लोब्स वाली संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अभी मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगी, क्या होता है पोरेटल वेन्स, हिपैटोसाइट्स क्या होता है, सेंट्रल वेन्स क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी एक एक करके। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। क्या क्या मैंने आपको बताया अभी तक, मैंने बताया कि लीवर सबसे लार्जेस्ट होती है और ये इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसका जो वेट होता है वो 2.3 से 4.8 होता है। और ये कहाँ पे होती है, तो आपको बताना है कि ये जो होती है क्या बताया मैंने, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होती है, और डायफ्राम की क्या होती है, नीचे होती है। ठीक है, नीचे होती है, यही चीज़ें आपको बताया। उसके बाद लीवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं। राइट लोब जो होता है वो आपका लार्ज होता है, लेफ्ट लोब जो होता है स्मॉल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि लोब्स के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाते हैं जिसे लोबूल कहते हैं। और जो ये लोबूल होता है वो क्या होती है भाई, वो लोब्स की क्रियात्मक इकाई होती है। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि लोब्यूल इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका लोब्यूल होता है, ठीक है, ये जो लोब्यूल होता है वो हेक्सागोनल आकृति का होता है ना। जब आप लोब्यूल को देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल आकृति कहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। आपसे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हेक्सागोनल होता है। ठीक है, हेक्सागोनल होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चले उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक टॉपिक पे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला ये सेंट्रल वेन्स होता है। सेंट्रल वेन्स का मतलब होता है कि जो लोब्स होता है आपका, है ना, हिपैटिक लोब्स होता है जो आपका, वो लोब्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, कैसे कैसे बने होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो सेंट्रल वेन्स है ये आपके सेंटर में होता है एकदम। ठीक है, मैं सेंट्रल वेन्स की बात कर रही हूँ। देखो मैं जब समझाऊंगी ना आपको तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल वेन्स क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल वेन्स क्या होता है, द वेन्स प्रेजेंट सेंटर द लोब्यूल, सो इट्स कॉल्ड द सेंट्रल वेन्स, यानी कि यह लोब्यूल के मध्य में स्थित होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन कहते हैं। बात क्लियर हुई भाई। मैं किसका स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ, ये लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो लोब्यूल होता है, लोब्यूल के सेंटर में स्थित होता है। क्या, लोब्यूल के सेंटर में स्थित होता है, जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो सेंटर में स्थित होता है। तो जब ये सेंटर में स्थित होता है इसीलिए इसे एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, तो सेंट्रल वेन्स दे दिया गया है। ये सारी क्या है, वेन्स ही हैं। ठीक है, पोर्टल वेन्स, सेंट्रल वेन्स, हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, आर्टरी वेन्स होती है जो ये क्या करती हैं भाई, ले जाने का काम करती हैं, है ना, परिसंचरण का काम करती हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल में होता है ना वेन्स, उसे हम सेंट्रल वेन्स के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा आपको बात करना है, hepatic artery release the blood the sinusoid and it move into central veins, यानी कि हिपैटिक जो होता है, हिपैटिक आर्टरी जो होता है उसके द्वारा रक्त को क्या करते हैं, उसके द्वारा रक्त को साइनोसॉइड में छोड़ देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि हिपैटिक, देखिए आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अभी तक पढ़ा कि ये जो वेन्स होता है,
ठीक है, वो सेंट्रल में होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल वेन्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ, हिपैटिक आर्टरी रिलीज द ब्लड द, क्या बताया मैंने, साइनोसॉइड, ठीक है, एंड इट मूव इंटर सेंट्रल वेन्स, यानी हिपैटिक आर्टरी के द्वारा, हिपैटिक आर्टरी कहाँ पे है आपका, देखिए हिपैटिक आर्टरी के द्वारा, ये हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है, ये जो रेड वाला है, ठीक है, ये हिपैटिक आर्टरी है, ध्यान से देखिएगा, ये रेड वाला है, ये हिपैटिक आर्टरी है, इसके द्वारा ही बात की जा रही है यहाँ पे, हिपैटिक आर्टरी के द्वारा रक्त को, किसको, रक्त को, यानी कि ब्लड को साइनोसॉइड, ठीक है, साइनोसॉइड में छोड़ दिया जाता है, कहाँ पर, साइनोसॉइड में छोड़ दिया जाता है, मूव इनटू सेंट्रल वेन्स, और ये रक्त से सेंट्रल वेन्स में कहाँ चला जाता है, ये रक्त से सेंट्रल वेन्स में चला जाता है, यानी कि हिपैटिक आर्टरी के द्वारा हम क्या करते हैं, हम साइनोसॉइड को छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, हमारा सेंट्रल वेन्स के पास चला जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपका है साइनोसॉइड, ठीक है, ये साइनोसॉइड क्या है, ये जो जाल बना हुआ है इसे हम साइनोसॉइड कहते हैं। तो इसके द्वारा, साइनोसॉइड के द्वारा, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम इसकी हेल्प लेते हैं, और हेल्प लेने के बाद इसे हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी के द्वारा, ठीक है, यहाँ समझिएगा, हिपैटिक आर्टरी के द्वारा हम साइनोसॉइड में छोड़ते हैं, ये हिपैटिक आर्टरी आई और आने के बाद यहाँ पर इस ब्लड को छोड़ दी, और ये ब्लड धीरे धीरे आपका कहाँ पे चला गया, सेंट्रल वेन्स में चला गया, बात क्लियर हुई, ठीक है, सेंट्रल वेन्स में चला गया। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो, यानी कि मतलब कि इस प्रकार का जो रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहलाता है, ठीक है, जो ब्लड हिपैटिक आर्टरी के द्वारा, जो ब्लड हिपैटिक आर्टरी के द्वारा साइनोसॉइड में छोड़ा गया हो, उस ब्लड को हम सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहते हैं। याद, या आपको समझ में बहुत ही बेसिक से आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, क्या समझाने की कोशिश किया। मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि भाई आपके जो लीवर होते हैं, ठीक है, उसके छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे जो संरचनाएं पाई जाती हैं उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, लोबूल बोल दिया। अब ये लोबूल जो है वो हमारे लोब्स की क्रियात्मक इकाई हो गई है। अब ये लोब्यूल जो होता है वो हेक्सागोनल आकृति के जैसे बना होता है। अब यही लोब्यूल की हम बात कर रहे हैं जो हमारे कहाँ पे, लोब्स के सेंटर में स्थित होता है। अब ये सेंट्रल में स्थित होता है, इसीलिए इसे सेंट्रल वेन्स कह दिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या पहुँचाना है, ब्लड को पहुँचाना है। तो ब्लड को कौन पहुँचा रहा है, आर्टरी के द्वारा हम इसे कहाँ पे भेज रहे हैं, साइनोसॉइड में छोड़ दे रहे हैं, और वहाँ से हमारा ब्लड कहाँ चला जा रहा है, वहाँ से हमारा ब्लड सेंट्रल वेन्स के पास चला जाता है। और जो इस तरह का ब्लड सेंट्रल वेन्स के ऐसे गया, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल ब्लड के नाम से जानते हैं, ये सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो के नाम से जानते हैं। किस ब्लड की बात हो रही है, जो ब्लड रक्त प्रवाह के लिए, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाया गया था, साइनोसॉइड में छोड़ा गया था, उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जितनी चीज़ें बताएं सबको समझ में आया। हिपैटिक आर्टरी ये होती है, हिपैटिक आर्टरी आपने इस ब्लड को लेकर कहाँ पे छोड़ा, आपने इस यहाँ पे छोड़ा, साइनोसॉइड में छोड़ा, ठीक है। अब ये कहाँ पे गया, आपका सेंट्रल वेन्स में गया। सेंट्रल वेन्स को ही हिपैटिक वेन्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं भाई, साइनोसॉइड की बात करने वाले हैं। अब ये साइनोसॉइड का क्या मतलब होता है, ठीक है, साइनोसॉइड का क्या मतलब होता है, तो साइनोसॉइड इज ए नैरो ट्यूब, ये एक प्रकार का नैरो ट्यूब है विच इंटरनली अटैच द सेंट्रल वेन्स। ये किससे जुड़ा होता है, सेंट्रल वेन से जुड़ा होता है। जब आपने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो आपका साइनोसॉइड होता है
वो किससे जुड़ा होता है, वो आपके सेंट्रल वेन से जुड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, हिंदी में भी समझा दें आप लोगों को। साइनोसॉइड एक पतली ट्यूब होती है या ट्यूब सेंट्रल वेन से जुड़ी होती है। ओके, इनसाइड द साइनोइड, ठीक है, साइनोइड प्रेजेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल विच इज द कॉल्ड कुफर सेल। मतलब कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, कहाँ पर, साइनोसॉइड के पास। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिसे हम कुफर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो क्या करती है, इट इज हेलो टू फाइट अगेंस्ट इंजेक्शन सेल। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कुफर सेल की बात कर रहे हैं हम। कुफर सेल ये है, ठीक है, कुफर सेल ये है, ये जो ये आपको दिख रहा है ना कुफर सेल, ये जो आपको येलो येलो है, ठीक है, ये कुफर सेल होती है। ठीक है, अब ये कुफर सेल के बारे में क्या बताया है, ये बताया है कि इनसाइड द साइनोइड प्रेजेंट स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल। मतलब कि साइनोइड के इनसाइड में ये प्रेजेंट होता है क्या, कुफर सेल। पूछा जाए कुफर सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे लीवर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि भाई साइनोइड के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो इस डायग्राम को जब आप लोगों ने देखा तो यहाँ पे आपको जब इसे और जूम करोगे ना तो आपको इस तरीके से नली दिखाई देगी। देखो ये जब आपने नली को देखा, ये आपकी सेंट्रल वेन्स हो गई। ठीक है, अब ये सेंट्रल वेन्स हो गई और ये देखिए यहाँ पे जो येलो येलो मैंने आपको दिखाया था, ये कुछ सेल्स हो गए जिसे कुफर सेल्स कहते हैं। अब ये आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी है और ये आपका, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी समझ में आया। ठीक है, तो भाई को सेंट्रल वेन्स यहाँ पे हो गया, मैंने यहाँ पे ब्लड को पहुँचा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड को पहुँचाने के बाद इसका काम कंप्लीट हो गया। ये हमारा कुफर सेल है जिसकी हम लोगों ने बात की है अभी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका कुफर सेल होता है वो इनसाइड द स्फेनॉइड, स्फेनॉइड के इनसाइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब आप लोग बहुत ही ज़्यादा जूम करके देखोगे तो इस तरीके से नली आपको दिखेगी, इस तरीके से नली आपकी होती है, ट्यूब होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पढ़े आगे हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पोर्टल ट्रेट की। ठीक है, पोर्टल ट्रेट की जब बात करते हो तो देखो ध्यान से देखो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जाना, यहाँ पे कुफर सेल के बारे में जाना, सेंट्रल वेन्स के बारे में जाना, स्फेनॉइड के बारे में जाना। अब पोर्टल ट्रेट के बारे में जान रहे हो। पोर्टल ट्रेट क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो पोर्टल ट्रेट होता है वो एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल कॉर्नर हैज 3 डक्ट, सो इट कॉल्ड, ये आपका क्या कह रहा है, सो इट कॉल्ड, एक मिनट, ठीक है, पोर्टल टाइड। देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, एवरी हेक्सागोनल। ठीक है, एवरी हेक्सागोनल का मतलब होता है कि मतलब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जो हेक्सागोनल है, मतलब हेक्सागोनल क्या है, ये तो स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो प्रत्येक लोबल है उनके ऊपर क्या होती है भाई, उनके ऊपर होती हैं कॉर्नर हैज 3 डक्ट, उनके ऊपर 3 नलियाँ पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पोर्टल ट्राइट कहते हैं। देखो इसके ऊपर 3 नलियाँ पाई जाती हैं, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन्स और हिपैटिक आर्टरी। इसके ऊपर 3 नलियाँ पाई जाती हैं जिसे हमने क्या कह दिया, पोर्टल ट्रेट कह दिया। बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हिपैटोसाइट्स की। ठीक है, हिपैटोसाइट्स क्या होता है, अब आपका यही बचा हिपैटोसाइट्स। इच लोब्यूल मेड अप मेनी स्पेशल सेल विच इज कॉल्ड हिपैटिक सेल। ठीक है, मतलब कि इच लोब्यूल मेड, ठीक है, लोब्यूल बहुत सारी किसकी बनी है, हिपैटिक सेल से बनी है। मतलब बहुत सारी हिपैटिक कोशिका से मिलकर आपकी लोब्यूल बनी हुई है। ठीक है, किससे बनी है, हिपैटिक सेल से। ये जो लोब्यूल बने हैं वो किससे बने हैं, हिपैटिक सेल से बने हैं। नॉर्मल साइज ऑफ दिस हिपैटिक सेल 2 से 30 माइक्रोमीटर। मतलब हिपैटिक सेल की जो आकार आकृति होती है वो 2 से 30 माइक्रोमीटर की होती है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया, इसमें आपका कुछ नहीं बचा है जो मैंने आपको नहीं बताया है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है भाई, सब कुछ बता दिया है, कि एक चीज़ बता दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे फंक्शन। ठीक, किसके फंक्शन की, लीवर के फंक्शन की। लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बता ही नहीं सकती हैं। मैक्सिमम जो इसके फंक्शन होते हैं वो अगर आप गिनने लगोगे तो मैं बता सकती हूँ कि आपको मतलब कि 100 से ऊपर भी फंक्शन आप इसमें ढूंढ लोगे, इतने सारे फंक्शन होते हैं आपके लीवर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मेन फंक्शन के बारे में डिस्कशन करती हूँ। देखिए फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं स्टोरेज, जिसे हम बोलते हैं संग्रहण। ठीक है, यानी कि आपका जो लीवर होता है वो संग्रहण करने का, स्टोरेज करने का काम करता है।
लीवर स्टोर ए ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, यानी कि जो लीवर होता है वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मतलब कि जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ये सभी को पता है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ग्लूकोज को स्टोर नहीं करता, ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस, मतलब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। बात क्लियर हुई? यानी कि कहने का मतलब ये है कि लीवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को स्टोर तो करता है, लेकिन किसके, ग्लाइकोजन किसका रूप है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोगों ने कह दिया ग्लाइकोजिनेसिस। बात क्लियर होगी? इट इज आल्सो स्टोर ए बाइल जूस, या बाइल जूस को भी क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि संचित करता है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ पे? इट इज द स्टोर ए फैट फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, यह वसा को कोलेस्ट्रॉल के रूप में संचित करता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में और फैट को किस में करता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपका लीवर स्टोर करता है। इट आल्सो स्टोर मेनी विटामिन एज विटामिन ए, ई, डी, B12, यानी कि इस प्रकार के विटामिन जैसे कि आपके ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ठीक है, B12 हो गया, इन सभी को स्टोर करने का काम करता है। तो भाई कितना स्टोर करता है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है आपका लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है, पहला मैंने बताया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, दूसरा मैंने बताया कि बाइल जूस को स्टोर करता है, तीसरा मैंने बताया कि ये जो वसा होता है उसे कोलेस्ट्रॉल के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, चौथा मैंने आपको बताया कई सारे प्रकार के विटामिन को भी स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है आपका लीवर। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज व्हेन वी हंगर। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। किस प्रक्रिया को ग्लाइकोजन कहते हैं, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को हम कहते हैं ग्लाइकोजन। बात समझ में आई? मैंने अभी जो आगे बताया ना वही चीज़ें हैं यहाँ पे, कि इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में बदल देते हैं। यहाँ पे मैंने यही तो बताया है आपको कि भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है आपका, तो आपने कहा कि मैम ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोजिनेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस की बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। नहीं समझ में आया कुछ? देखो मैं क्या बता रही हूँ, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा कि देखिए यहाँ पे पढ़ा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब आप बदलते हो तो उसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। लेकिन अगर आप ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को बदलते हो, किसको, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को बदलते हो, तो इसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे चेंज हो गया, डाउट क्लियर होगी, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया। और यह प्रक्रिया तब होती है जब हमारे शरीर में खाने की कमी आ जाती है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में खाने की कमी आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं, क्योंकि आपका जो लीवर होता है वो स्टोर करके रखा रहता है। अब हमारे लीवर को लगता है कि भाई बॉडी को ज़रूरत है, तो वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से आपका जो भूख होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। डाउट क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट आता है बाइल जूस प्रोडक्शन। ठीक है, बाइल जूस प्रोडक्शन की बात करें, लीवर हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ हिपैटिक सेल विच प्रोड्यूस बाइल जूस, मतलब कि लीवर एक स्पेशल टाइप की, ठीक है, हिपैटिक मतलब लीवर में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे आप हिपैटिक कोशिका कहते हो। ठीक है, और विच प्रोड्यूस बाइल जूस, जो बाइल जूस को बनाने का काम करती है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि बाइल जूस को कौन बनाता है लीवर में, हिपैटिक सेल्स बनाती है। कौन बनाता है भाई, हिपैटिक सेल्स क्या करती हैं, बाइल जूस का निर्माण करती हैं, बाइल जूस को बनाने का काम करती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आपको लिपोजिनेसिस। लिपोजिनेसिस क्या होता है ये देखते हैं। Lipogenesis means many glucose and protein molecules convert into fat. It is called lipogenesis. मतलब कि लिपोजिनेसिस कह रहा है कि लीवर में, मतलब कि लीवर में ग्लूकोज और क्या, प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रोटीन को फैट में, किस में कन्वर्ट करना,
फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैट में बदल दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को इस कॉल्ड लिपोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लिपोजिनेसिस कहते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? मतलब कि हिंदी में देख लो, लीवर में ग्लूकोज प्रोटीन वसा में अगर बदल दिया जाए, ग्लूकोज, लीवर में ग्लूकोज और प्रोटीन को फैट में अगर बदल दिया जाए, डाउट क्लियर? ग्लूकोज और प्रोटीन को फैट में बदल दिया जाए तो इस प्रक्रिया को लिपोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? तो आपने देखा कि ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। अब देखा कि ग्लूकोज और प्रोटीन को फैट में बदलना क्या कहलाता है? तो लिपोजिनेसिस कहलाता है। डाउट क्लियर? अब आता है 5 नंबर, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? लीवर प्रोड्यूस फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि लीवर फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है। याद रखिएगा। अब आपको समझ में आया कि भाई हमारे बॉडी में ये दोनों प्रोटीन कहाँ से आते हैं? लीवर से आते हैं। ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ा हेल्प होता है, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निभाते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग के रूप में। ठीक है, लीवर फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है और रक्त के जमने की विधि में बहुत ही ज़्यादा इसका आवश्यक होता है। अगर आपके बॉडी में फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन ना हो तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, और अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा तो आपका ब्लड नहीं रुकेगा, और आपका ब्लड नहीं रुकेगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड जब निकल जाएगा पूरा और रुकेगा ही नहीं तो बचेगा क्या आपके शरीर में? ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट आपका 6 नंबर है आपका यहाँ पर। ठीक है, 6 नंबर हम क्या बात करने वाले हैं भाई? 6 नंबर हम बात करने वाले हैं डियोमिनेशन। ठीक है, डियोमिनेशन की हम बात करते हैं तो डियोमिनेशन कहता है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच एमिनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द प्रोटीन। ठीक है, कुछ समझ में आया? कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच एमिनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द प्रोटीन। यानी कह रहा है कि लीवर जो होता है वो प्रोटीन, एक मिनट थोड़ा रुकिए। ठीक है, कह रहा है कि लीवर प्रोटीन में से एमिनो ग्रुप को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। दिस एमिनो ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया विच इज रिमूव फ्रॉम द किडनी। यानी कि आपका जो लीवर होता है वो प्रोटीन में से एमिनो ग्रुप को तोड़ता है और ये एमिनो ग्रुप अमोनिया में क्या कर जाता है? कन्वर्ट कर जाता है, बदल जाता है, और जो किडनी के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो लीवर का एक और बहुत बड़ा काम है कि भाई प्रोटीन को पहले अमीनो ग्रुप में तोड़ता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद यह अमीनो ग्रुप को अमोनिया में बदल देता है और हमारे बॉडी से किडनी के माध्यम से अमोनिया बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारे लिए अमोनिया हानिकारक होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आता है आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? लीवर हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच आईलेड कुफर सेल, इट इज़ हेल्प टू फैगोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि लीवर में क्या होता है भाई? लीवर में एक सेल होता है जिसे हम कुफर सेल्स कहते हैं। ठीक सर, जिसे हम कफर सेल्स कहते हैं, कफर सेल्स होता है, और ये कोशिका क्या कहलाती है? ये जो कोशिका होती है वो ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया कहलाती है। बात क्लियर हुई? लीवर में जो कफर कोशिका पाई जाती है ये कोशिका की फैगोसाइटोसिस की क्रिया कहलाती है। डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपका लास्ट इसके बाद आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसीज की जब बात आती है तो ड्यूरिंग द फेटल लाइफ when bone marrow does not developed in the condition liver produce RBCs। यानी कि during the fetal life, ठीक है, जब fetal life when bone marrow does not development, ठीक है,
डज नॉट डेवलप इन द कंडीशन लीवर प्रोड्यूस आरबीसीज। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा, हिंदी में समझिए। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। देखिए जैसे कि कहने का मतलब है कि जब तक बच्चा बाहर नहीं आया, जन्म नहीं लिया है, तब तक आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। ऐसे आपका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आपको आगे मैम बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो भाई जब तक आपका अस्थि मज्जा बना ही नहीं तो कहाँ पे होगा, तो लीवर में ही तो होगा ना। हाँ बिल्कुल लीवर में ही होगा, ठीक है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो बच्चे का जो लीवर होता है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ना कि बोन मैरो में होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या दे रहा है कि व्हेन आरबीसीज कंप्लीट 120 डेज, यानी कि जब आरबीसीज का जीवन काल पूरा हो जाता है तो देन इट द ब्रेक डाउन इनटू द लीवर। ठीक है, जब पूरा हो जाता है तो ये क्या करता है, जाकर टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, एंड लेवर convert the RBC into bilirubin which is removed the urine। यानी कि जब आपके बॉडी में आरबीसीस का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, वो 120 डेज होता है। जब ये पूरा हो जाता है इसका जीवन काल तो ये जाकर टूटने लगता है और लीवर जो होता है वो बिलीरूबिन बना लेता है। ठीक है, जब टूटने लगता है तो लीवर क्या करता है, इसका बिलीरूबिन बना लेता है और बिलीरूबिन यूरिन के द्वारा क्या कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर शरीर से बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है, तो बिलीरूबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, जॉइंडिस जैसे रोग यानी कि पीलिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। लीवर मैंने पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा दिया। अब लीवर से एक क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। इतना बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया है कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है तो कहीं पर किसी भी बुक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए हम इतना समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।